नमस्कार। मैं एडवोकेट मोहित शिवहरी, महामंत्री अधिवक्ता परिषद मध्य भारत प्रांत, जिला इकाई ग्वालियर। आप सबका ऑनलाइन स्टडी सर्कल में हार्दिक स्वागत करता हूं और कामना करता हूं इस कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हमारा अधिवक्ता परिषद परिवार आप सभी अधिवक्ताओं के लिए हर बार नए-नए यूट्यूब कार्यक्रम पर नए-नए वक्ताओं को लेके आता है, जिससे हम सबका ज्ञानवर्धन हो सके। आपको ऐसे और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे बेल आइकन है, उसको दबाएँ और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को उसको लाइक करें, जिससे हमारे आगामी दिनांक में जितने भी कार्यक्रम होंगे, वो आपको उसकी जानकारी उसके माध्यम से मिल जाएगी। अब आज के कार्यक्रम और मुख्य वक्ता का परिचय कराने के लिए हमारे प्रांतीय मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, राम पाठक जी। वो आएंगे और आज के मुख्य वक्ता का परिचय कराएंगे। है सर। सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं अधिवक्ता राम पाठक, मंत्री अधिवक्ता परिषद मध्य भारत प्रांत ग्वालियर से आप सभी का स्वागत और वंदन करता हूं। कोविड-19 के काल में अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कई रोचक विषयों पर स्टडी सर्कल का आयोजन विभिन्न विषयों पर होता रहा है और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। स्टडी सर्कल के इसी क्रम में आज हमारे बीच अधिवक्ता श्री मुकेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जो हमें आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे महत्वपूर्ण विधि विषय पर मार्गदर्शन देंगे। उससे पहले मैं हमारे मुख्य वक्ता का परिचय कराना चाहूंगा। आपने वर्ष 1973 से वकालत के क्षेत्र में अपने भाई आदरणीय स्वर्गीय श्री जेपी गुप्ता जी के साथ कार्य प्रारंभ किया और तभी से आप निरंतर वकालत के क्षेत्र में एक कुशल व्यवसायी के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। आपका रुझान मुख्य रूप से आपराधिक विधि पर विशेष रूप से रहा है और इसी क्रम में मैं श्री मुकेश गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगा और उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर जब जिसके भी मन में कोई शंका या प्रश्न हो तो वो अपनी चैट के माध्यम से वह प्रश्न कर सकता है, जिसे हम कार्यक्रम के अंत में श्री हमारे मुख्य वक्ता से पूछेंगे और वे हम उनका समाधान करेंगे। आदरणीय मुकेश गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करूंगा। श्री मुकेश गुप्ता जी। नमस्कार। अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी अधिवक्ता गण एवं विधि में रुचि रखने वाले सभी लोगों को ग्वालियर से मुकेश गुप्ता का अभिवादन। वकालत का पेशा एक अत्यधिक सम्मानजनक व्यवसाय है, किंतु सम्मानजनक व्यवसाय होते हुए भी इस व्यवसाय में कितनी परेशानी और कठिनाई देखने को मिलती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है और अधिवक्ता गण खुद जानते हैं कि कोरोना काल में जब न्यायालयीन गतिविधियां बंद रही हैं और बंद चल रही हैं, तब कितनी परेशानी देखनी पड़ती है। वकालत के पेशे के लिए अगर देखा जाए, वकालत पास करना एक अलग बात है और उसको वास्तविक रूप से एक सफल वकील के रूप में वकालत करना दूसरी बात है। वकालत करने से मेहनत को देखते हुए जो व्यक्ति डरता है, वो अधिकांशतः यह सोचता है कि वकालत से अच्छा किसी नौकरी में शामिल हो जाना। वकालत चाहे दीवानी हो, फौजदारी हो, रेवेन्यू की हो या टैक्सेशन की, वकालत के अंदर अगर हम देखें तो मुख्यतः 3 स्तंभ हैं: ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन और आर्गुमेंट। क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसको हिंदी में प्रतिपरीक्षण और उर्दू में सामान्य तौर पर जरह के नाम से लोग जानते हैं, किंतु वकालत के पेशे के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अहमियत वाली कोई चीज़ है तो मेरी राय में क्रॉस एग्जामिनेशन है, चाहे वह सिविल का मैटर हो या आपराधिक मैटर। लोग कई बार चूंकि क्रॉस एग्जामिनेशन का ज़्यादा अनुभव नहीं रहता, तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने से भयभीत रहते हैं और हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं
कि किसी भी तरीके से तारीख बढ़ जाए। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का वास्तव में महत्व क्या है और क्रॉस एग्जामिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी भी मामले के अंदर अगर सत्य को उजागर करना है, छुपे हुए तथ्यों को न्यायालय के सामने लाना है, तो उसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक किया जाना आवश्यक है। क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य है कि अपने पक्षकार के हित में जिन जिन तथ्यों को सामने लाया जा सकता है उन तथ्यों को सामने लाया जाए। किंतु क्रॉस एग्जामिनेशन कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा और करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यह एक सफल वकील के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। निश्चित तौर पर जो विभिन्न यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज के अंदर LLB, LLM आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है, निश्चित तौर पर वो पुस्तकी ज्ञान का न्यायालय के अंदर व्यवहारिक ज्ञान से कोई वास्ता नहीं। न्यायालय में वकालत करने के लिए आदमी को अनुभव के साथ साथ मेहनत भी करना आवश्यक रहता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मध्य प्रदेश में चूंकि पिछले 47 वर्षों में काफ़ी कार्य करने का मेरे को मौका मिला, तो इस मौके के दौरान मुझे सेशन ट्रायल के दौरान मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिभाषकों के साथ साथ भारतवर्ष के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री RC लाहोटी जी तथा मध्य प्रदेश के जिन गौरवशाली अभिभाषकों में जिनकी गिनती की जाती है, माननीय श्री JP गुप्ता साहब, माननीय सरदार राजेंद्र सिंह जी, माननीय JM आनंद साहब, माननीय जय सिंह जी और माननीय सुरेंद्र सिंह जी तथा SC दत्ता, जो ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर के क्षेत्र पर अनेकों वर्षों तक क्रॉस एग्जामिनेशन तथा वकालत के लिए छाए रहे, उनसे उनके साथ कार्य करने तथा कार्य सीखने का मुझे अवसर मिला। मैं ये कदापि नहीं कहता या किसी भी वकील को ये कहना भी नहीं चाहिए कि उसे सब कुछ आता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि वकील वो प्राणी हैं जो मरते दम तक सीखता है। हर मुकदमे से उसे सीखने का मौका मिलता है, इसलिए जब भी सीखने का अवसर मिले एक वकील को सीखने का प्रयास करना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि आपको क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। किसी मामले के अंदर क्या नहीं पूछना चाहिए, ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई भी मामला है, मामले के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन सबसे अधिक कठिन कार्य इसलिए माना जाता है कि ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में तैयारी कार्यालय में की जा सकती है, आर्गुमेंट करने के लिए तैयारी कार्यालय में की जा सकती है, किंतु क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान गवाह क्या उत्तर देगा और उस उत्तर के बाद क्या नया प्रश्न बनेगा, ये महत्वपूर्ण है और इसके लिए एकाग्रचित्त होना जरूरी है। जब कोई भी अभिभाषक किसी भी मामले में अगर वो वकील है और उसको किसी भी गवाह से अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए आवश्यकता है कि सबसे पहले वह उस मुकदमे की तैयारी करे जो चाहे परिवाद पत्र के रूप में पेश हो या पुलिस चालान के आधार पर पेश किया गया, और ये देखना जरूरी है कि वास्तव में प्रोसिक्यूशन का केस है क्या, प्रोसिक्यूशन के पास क्या एविडेंस है और उस एविडेंस को प्रोसिक्यूशन किस तरीके से, किन दस्तावेजों के माध्यम से और किन गवाहों के माध्यम से
अदालत में सिद्ध करने का प्रयास करेगा। उसके बाद स्थिति पैदा होती है कि वास्तव में इस मामले में आरोपी का बचाव या डिफेंस क्या है, और उस डिफेंस को लेते समय या न्यायालय में सिद्ध करते समय हमारे पास क्या एविडेंस है। क्या हम उस डिफेंस को प्रोसिक्यूशन के द्वारा पेश की गई एविडेंस के आधार पर या अपने स्वयं के पास बनी हुई साक्ष्य के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं अथवा नहीं। आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि जिस समय किसी भी मामले के अंदर अभियोजन साक्ष्य के लिए मुकदमा नियत रहता है, बहुत कम नई पीढ़ी के वकील इतनी मेहनत करना चाहते हैं। नहीं करने के पीछे क्या मजबूरी है या तो ईश्वर जाने, किंतु जिस समय गवाह हो रहा है और उस समय जे पूछा जाए कि वास्तव में ये किस बिंदु का गवाह है, इसकी क्या साक्ष्य है, तो यह बताता है कि वो वास्तव में वकील साहब मुकदमा लड़ जरूर रहे हैं, किंतु उनको मुकदमे के तथ्यों की जानकारी नहीं। पहले ये देखना चाहिए कि जिस गवाह से जिरह होनी है, चूंकि कानून कहता है कि गवाह की 3 स्टेज हैं, मुख्य परीक्षण, कूट परीक्षण और री एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षण हमेशा वकील की मौजूदगी में रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए कि हम किसी और काम में व्यस्त हैं, हम किसी और अदालत में हैं और हमारी अनुपस्थिति में किसी न्यायालय के अंदर उस गवाह का मुख्य परीक्षण रिकॉर्ड कर लिया गया। कभी अगर विषम परिस्थिति है तो कूट परीक्षण करने के पहले आप मुख्य परीक्षण को अवश्य पढ़ें कि वास्तव में उस गवाह ने आपके खिलाफ क्या बोला है। अगर गवाह ने कोई भी बात आपके विरुद्ध न्यायालय में नहीं बोली तो मात्र दिखाने के लिए, झूठी वाहवाही लूटने के लिए या पक्षकार को बताने के लिए कूट परीक्षण, क्रॉस एग्जामिनेशन कदापि ना करें। कई बार स्थिति ये देखने को मिलती है कि मुख्य परीक्षण में गवाह मुलजिम के खिलाफ कुछ नहीं बोला, किंतु वकील साहब की लापरवाही या वकील साहब की अज्ञानतावश कूट परीक्षण कर दिए जाने के बाद वो तथ्य न्यायालय के सामने आ गए जिन तथ्यों से आरोपी को नुकसान होता है। दूसरी स्थिति, अगर किसी एक मामले में एक से ज्यादा वकील हैं तो हमेशा इस बात की कोशिश करना चाहिए कि जो योग्य और अनुभवी या सीनियर अधिवक्ता हैं उनको क्रॉस एग्जामिनेशन पहले करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनके क्रॉस एग्जामिनेशन से जो तथ्य उनके योग्यता और अनुभव के आधार पर लाए जा सकते हैं वो हो सकता है हमारी अनुभवहीनता के कारण ना आ सके, और किसी वरिष्ठ वकील के क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेने के पश्चात यदि आवश्यक हो तब ही क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए, अन्यथा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। एक बात आमतौर पर देखने को मिलती है, पक्षकार वकील को मुकदमा लड़ने के लिए वकील करता है, किंतु वकीलों के लिए एक बड़ी पुरानी कहावत है कि वे गवाह का बयान होते समय या तो गवाह से लड़ बैठे या जज साहब से लड़ बैठे या सरकारी वकील या फरियादी के वकील से झगड़ा कर बैठे। हमारा काम एक अच्छे वकील के नाते केवल इतना है कि मुकदमा लड़ने के लिए वकील किया गया है, मुकदमा पूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण और ईमानदारी से लड़ें और उसके लिए अनावश्यक किसी भी न्यायाधीश से लेकर कर्मचारी या साक्षी से लड़ें नहीं। लड़ना, अनावश्यक लड़ना हमारे पक्षकार के लिए हानिकारक होता है। लड़ें तो केवल कानूनी लड़ाई लड़ें, शालीनता के साथ लड़ें।
अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन किस प्रकार से किया जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन करने के पहले आवश्यकता इस बात की है कि उस पूरे मुकदमे की तैयारी अपने कार्यालय में बैठकर पक्षकार के साथ विस्तार पूर्वक करें और करने के पश्चात अगर ऐसा महसूस होता है कि मेमोरी में रखने के बजाय उसे लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है तो बिंदुवार उनको लिखा जाए। किसी भी केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो गवाह जब बयान देने आता है, आपराधिक मामले की शुरुआत प्रथम सूचना रिपोर्ट से होती है और अंतिम चरण जो होता है वो चरण होता है चार्जशीट। एफआईआर क्या है और क्या साक्ष्य एकत्रित करके पेश की गई, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण ये देखना है कि हमारे खिलाफ चार्ज क्या लगा है। अदालत ने अगर किसी बिंदु पर हमारे खिलाफ आरोप नहीं तो अनावश्यक उस बिंदु पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना उत्तम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं माना जा सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जब भी किसी भी मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता पड़े तो सबसे पहले ये भी देखें कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय ने क्या क्या आरोप लगाए। ये निश्चित है कि आरोप में संशोधन फैसला किए जाने के पूर्व तक अदालत कभी भी कर सकती है, किंतु कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर आरोप परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तित किए जाने के पश्चात आपको पुनः उस गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन किए जाने का अवसर मिलेगा। इसलिए अनावश्यक क्रॉस एग्जामिनेशन ना करें। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए दो स्थिति मिलेंगी, एक गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन है, दूसरा किसी दस्तावेज के संबंध में क्रॉस एग्जामिनेशन। जिस धारा का मामला है उस धारा में इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उस एक्ट में उस धारा को परिभाषित करने के लिए क्या क्या चीज बताई गई है, उसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक हत्या का मामला है और मुकदमा इस बात का है कि अगर एक व्यक्ति जीने से उतर रहा था और उसको धक्का दे दिया गया जिससे उसकी अचानक मृत्यु हो गई, धक्का लापरवाही से दिया गया। देखिए, आपराधिक मामलों के अंदर दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज है इंटेंशन और दूसरी चीज है नॉलेज। आप जो भी साक्ष्य का मूल्यांकन क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद करना चाहते हैं उसके लिए आपको ये बताना जरूरी पड़ता है कि मुलजिम का क्या इंटेंशन था और मुलजिम को क्या नॉलेज थी, और इन्हीं से अपराध की गंभीरता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। जिस समय किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो क्रॉस एग्जामिनेशन एक सीरीज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तथ्य के संबंध में एक प्रश्न प्रारंभ में पूछ लिया, दूसरा प्रश्न मध्य में पूछा और तीसरा प्रश्न अंत में पूछा। क्रॉस एग्जामिनेशन को पढ़ने वाले को पढ़ते समय ये समझ में आना चाहिए कि एक लिंक जुड़ी हुई थी और उस लिंक के प्रकार से ही क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। सबसे पहली चीज है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सामान्य तौर पर गवाहों की तीन श्रेणी देखने को मिलती है। एक, इंटरेस्टेड विटनेस जो होता है वो या तो मृतक या फरियादी पक्ष का रिश्तेदार है, उसका मित्र है, या एनिमिकल विटनेस जो है उसकी मुलजिम से कोई रंजिश है, और तीसरा विटनेस जो आए दिन देखने को मिलते हैं पेट विटनेस, पालतू गवाह, जिनको ये बताया जाता है कि ये पुलिस वालों के परमानेंट गवाह हैं। हर केस में उनको गवाह पुलिस बना लेती है। आम तौर पर ये वो व्यक्ति रहते हैं
जो या तो थाने के पास चाय बेचने वाला है या फिर वो व्यक्ति है जो आसपास मोची की दुकान या दुकानदार है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय सबसे पहले जो आप क्रॉस करें तो ये चीज लाना जरूरी है कि उस विटनेस की योग्यता क्या है। एक्सपर्ट विटनेस से ही योग्यता लाना आवश्यक है ऐसा नहीं। अगर जब आर्गुमेंट करेंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर ये तथ्य लाया जाता है कि गवाह एलएलबी पास है, गवाह शिक्षित है, तो फिर उसका साक्ष्य का मूल्यांकन उस आधार पर होता है। दूसरी स्थिति, गवाह की फरियादी पक्ष से अगर रिश्तेदारी और मित्रता है तो उन तथ्यों को भी विस्तार पूर्वक अभिलेख पर लाना चाहिए कि जो उसका रिश्तेदार है, उसका मित्र है, उसके साथ एसोसिएट रहा और ये ही कारण है कि ये व्यक्ति अनावश्यक गलत साक्ष्य दे रहा। दूसरी स्थिति आती है कि अगर कोई गवाह किसी भी केस में है और उसका मूल्यमान से पहले मुकदमा चला, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या उनका कभी एक दूसरे के खिलाफ वो गवाह रहे, या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो असत्य कथन दे रहा है, ये तथ्य भी अभिलेख पर लाया जाना जरूरी है। अब तीसरी स्थिति आती है कि अगर वो पुलिस का पालतू गवाह है, इस बात के लिए थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए कि अगर जो पेड विटनेस हैं वो किन किन मामलों में गवाह रह चुका है। अगर ये रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध है तो उस गवाह से पूछना चाहिए, उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि अगर हैं तो उनको भी सिद्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। और कई बार अगर शालीनता के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो गवाह भी स्वीकार कर लेता है बिगड़ दस्तावेज के कि मैं कई मामलों में गवाह रह चुका हूं और पुलिस वाले जब मेरे को बुला लेते हैं तो मैं वहां पहुंच जाऊं। अब उसके बाद की स्थिति आती है चांस विटनेस, चाइल्ड विटनेस या आपका एक्सपर्ट विटनेस। चाइल्ड विटनेस या चांस विटनेस एक मनोवैज्ञानिक तत्व, साइकोलॉजी वर्क करती है कि अगर कोई चांस विटनेस है, उदाहरण के लिए घटना होती है ग्वालियर में, गवाह रहने वाला है भिंड का, तो एक प्रश्न निश्चित तौर पर पैदा होता है कि भिंड का व्यक्ति ग्वालियर क्यों आया, उसके आने के पीछे कारण क्या था। इन तथ्यों को भी कूट परीक्षण के दौरान लाया जाना चाहिए जिससे ये बताया जा सके कि ये चांस विटनेस है या ये विटनेस झूठा था। अब स्थिति पैदा होती है कि जो विटनेस है, विटनेस का कंडक्ट क्या है। विटनेस, एक घटनाक्रम में दो भाई हैं, एक भाई मरता है, दूसरा भाई जो है वो घटना का चश्मदीद गवाह बनता है। मुलजिम का सामान्य तौर पर कहना रहता है कि ये भाई मौके पर मौजूद नहीं था, अगर मौजूद होता तो निश्चित तौर पर उसकी भी मारपीट होती, उसको भी चोट आती। उसका कंडक्ट भी देखिए कि अगर भाई घटना देख रहा है, भाई अपने घायल भाई को बचाने की कोशिश नहीं करता, भाई जो है वो उसको खून रोकने के लिए कोई कार्य नहीं करता, भाई घटना स्थल पर पुलिस को कोई सूचित नहीं करता, भाई अपने घर वालों को कोई खबर नहीं करता, और कूट परीक्षण से ये पता चलता है दस्तावेजों से कि भाई का कथन 20 दिन बाद रिकॉर्ड किया गया। इन 20 दिन की अवधि में भाई अपने शहर में मौजूद था, थाना उसके घर से चंद मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये तथ्य अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में लाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बताया जा सकता है कि इस विटनेस का कंडक्ट अननेचुरल है, ये विटनेस वास्तव में मौके पर मौजूद नहीं था। अगर मौजूद होता तो निश्चित तौर पर ये जो आचरण है वह स्वाभाविक आचरण होना चाहिए। अब आप देखें, नक्शा मौका एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। रात्रि की घटना है,
मानचित्र का अवलोकन किया गया। मानचित्र में कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, कोई बिजली का खंभा नहीं है, कोई बिजली का बल्ब जलते हुए नहीं दिखाया गया, तो निश्चित तौर पर पता लगता है कि घटना स्थल पर अंधेरा रहा होगा। इस संबंध में कूट परीक्षण बड़ी बारीकी से किया जाना चाहिए। एक मुकदमा था भिंड का। एक व्यक्ति, कहानी प्रोसिक्यूशन की थी कि रात के 11 बजे दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। रात का समय महत्वपूर्ण है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गोली मार के हत्या कर दी। वो अपने मुख्य परीक्षण में कहीं नहीं बोला कि मैंने बिजली की रोशनी में, चंद्रमा के प्रकाश में मैंने इस मुलजिम को हत्या कारित करते हुए देखा। आप देखिए कितना कष्टकारक था कि कूट परीक्षण के दौरान वकील साहब ने, मुलजिम के वकील ने पहला सवाल पूछ लिया कि रात की घटना थी, आपने अंधेरे में, आपने रात में पहचाना कैसे? उसने छूटते खेम उत्तर दे दिया, घटना स्थल पर लाइट जल रही थी और बिजली का खंभा लगा था। मैंने स्वाभाविक तौर से उन वकील साहब से कहा, वकील साहब ये सवाल क्यों पूछा? वकील साहब बोले कि भाई साहब, जब उसने मुख्य परीक्षण में कथन दिया तो वो ये बताना भूल गया कि मौके पर लाइट थी। मैंने ये काम तो प्रोसिक्यूशन का था। उसने जो चीज बता दी, जो चीज अपने को पूछना नहीं। तो अगर कोई तथ्य नहीं आया तो उसको लाकर खुद अपने गले में कभी फंदा नहीं लगवाना चाहिए। इसलिए एक चीज की आवश्यकता है कि कूट परीक्षण किए जाने के लिए तभी कूट परीक्षण करें जब आपके माफिक की कोई स्थिति हो। एक और विवाद का कारण बनता है कॉन्ट्राडिक्शन और ओमिशन। प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस कथन, 164 में लेखबद्ध किए गए कथन में अगर कोई तथ्य बताया है और उसके विपरीत कोई तथ्य आज न्यायालय में बताता है, तो कब वो कॉन्ट्राडिक्शन की श्रेणी में आएगा, कब ओमिशन की श्रेणी में आएगा, इस बात का भी अध्ययन किया जाना जरूरी है। कई बार कोर्ट में वकीलों को जिस बात को लेकर विवाद होता है कि साहब ये ओमिशन है, और सामान्य तौर पर न्यायालय बताती है कि ये उसके मुख्य परीक्षण का ओमिशन नहीं है। वकील साहब, गलती से कूट परीक्षण में ही आपने वो तथ्य पूछ लिया जिससे जो ओमिशन पैदा। तो हर कॉन्ट्राडिक्शन और हर ओमिशन कैसे सिद्ध होगा, किस तरीके से उस दस्तावेज के संबंध में पुट किया जाएगा, ये तथ्य भी अत्यधिक आवश्यक रहता है। अब एक स्थिति और आती है, एक्सपर्ट विटनेस। डॉक्टर है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हैं, एफएसएल टीम वाले हैं, इनका जब भी कथन होता है तो उस विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति की योग्यता को चैलेंज करने के लिए और अच्छा कूट परीक्षण किए जाने के लिए वकील को भी आवश्यक है कि उस कानून विषय के संबंध में विशेष जानकारी रखे और उससे समुचित कूट परीक्षण किया जा सके। कूट परीक्षण करते समय कभी भी काल्पनिक प्रश्नों का पूछना उचित नहीं रहता। कूट परीक्षण किए जाते समय कभी भी ऐसी भाषा का उपयोग जो लज्जाजनक हो, अपमानजनक हो या किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, बिना किसी पर्याप्त साक्ष्य के वकील द्वारा पूछा जाना भी मानहानिकारक श्रेणी में आता है। इसीलिए अनावश्यक, अनाकारण लंबी जेरें किया जाना भी कई बार न्यायालय की दृष्टि में ये आशंका पैदा करता है कि वकील साहब केवल टाइम पास कर रहे हैं और वकालत में जो जेरें की जानी चाहिए वो जेरें न करते हुए अनावश्यक जेरें कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, लोग क्रॉस एग्जामिनेशन जो कुछ भी आप हम करते हैं, ये क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रायल कोर्ट में जो कुछ किया गया है
सर्वोच्च न्यायालय तक ये ही क्रॉस एग्जामिनेशन काम देता है। बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर कम मिलता है। सीआरपीसी में प्रोविजन जरूर है, धारा 311 का अगर उपयोग किया जाना है तो विषम परिस्थिति और विशेष परिस्थिति में ही वो अवसर मिलता है। और अगर री एग्जामिनेशन की स्थिति आती है तो री एग्जामिनेशन के पश्चात आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार है। कई बार न्यायालय मुलजिम के पक्ष में या मुलजिम के विपरीत में जैसा आशय उसका रहा हो टू कोर्ट करके सवाल पूछते हैं। मेरा एक विनम्र निवेदन है, जब भी टू कोर्ट करके न्यायालय कोई प्रश्न पूछता है, पूछने से हम नहीं रोक सकते, किंतु ये निवेदन तो कर सकते हैं कि इसको टू कोर्ट करके लिखा जाए, जिससे न्यायालय को भविष्य में पता चल सके कि ये सवाल क्यों पूछा गया। और टू कोर्ट करने के पश्चात भी कूट परीक्षण का अधिकार हमारे पास सुरक्षित है, हम कूट परीक्षण कर सकते हैं। अब एक स्थिति और है, क्या कूट परीक्षण केवल डिफेंस काउंसिल ही करते हैं? कोई प्रोसिक्यूशन का विटनेस अगर पक्ष विरोधी घोषित कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर लोक अभियोजक या अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता को भी कूट परीक्षण किए जाने का अवसर मिलता है। अज्ञानता समझें, लापरवाही समझें, कार्य की व्यवस्था समझें, सामान्य तौर पर जितना कूट परीक्षण उनको उस विषय पर करना चाहिए उतना देखने को नहीं मिलता। और सामान्य तौर पर पूछा जाता है कि आप मुलजिम से मिल गए और इसलिए आप असत्य कथन दे रहे, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयों ने अनेकों फैसलों में जो न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया है, आपको कूट परीक्षण में वो तथ्य लाने पड़ेंगे जिनसे आप ये बता सकें कि ये गवाह अपने पक्ष का समर्थन क्यों नहीं कर रहा। कूट परीक्षण करते समय लोग पहले केस लॉ नहीं पढ़ते। मेरा एक बड़ा विनम्र निवेदन है, अगर आप केस लॉ नियमित रूप से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन संक्षिप्त होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन टू द पॉइंट होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय गलती से न्यायालय रोकने का अगर प्रयास भी करेगा तो आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि इस फैसले के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय ने जिस सिद्धांत प्रतिपादित किया है और उस लाइट में मेरे द्वारा ये प्रश्न पूछा गया। कई बार विवाद उत्पन्न होता है जब कोई अनुसंधान करता या पुलिस अधिकारी अगर न्यायालय में गवाही देने आते हैं तो कूट परीक्षण के दौरान इतना चीज अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र का गवाह है उस कानून की भी थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश पुलिस मैनुअल, पुलिस की कार्रवाई, थाने का संबंधित रिकॉर्ड, उसका संचालन, उसका किस तरीके से रखा और लिखा जाना कानून में आवश्यक है, इसकी भी अगर जानकारी अधिवक्ता को है तो निश्चित तौर पर वो वकील काफी अच्छी तरीके से क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। ये कभी मत सोचिए कि एक केस में 4 वकील हैं, 2 वकीलों ने क्रॉस एग्जामिनेशन 10-10 पेज का कर दिया, अब हमारे पास क्रॉस एग्जामिनेशन हम एक पैराग्राफ पूछेंगे तो हमारा पक्षकार क्या सोचेगा। कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अदालत से विवाद भी इस बात का होता है। आमतौर पर अदालत इस बात की टिप्पणी करती है, वकील साहब, पहले वकील साहब जिरे में ये सवाल पूछ चुके, अब आपका सवाल डिसअलाउ किया जाता है। देखिए, अगर एक उत्तर एक बार आ गया और आपने पुनः उस सवाल को पूछा तो निश्चित तौर पर आप संकट में आ सकते हैं। अगर गवाह ने कोई दूसरा स्पष्टीकरण दे दिया तो वो स्थिति क्लाइंट के लिए विपरीत जा सकती है। इसलिए इस बात की भी आवश्यकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले और गवाह का अंतिम कथन पूरा हो जाने तक वकील को व्यक्तिगत रूप से या उसके जूनियर अभिभाषक को
उपस्थित रहना भी आवश्यक है। क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तो इस प्रकार के कई मामले हैं कि ये माना जाता है कि आपको वर्णित साक्ष्य स्वीकार है, डिफेंस निश्चित कर लें। ऐसा नहीं है कि एक गवाह से आपका डिफेंस कुछ और है, दूसरे से कुछ और है, तीसरे से कुछ और है, चौथे से कुछ और। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। एक कत्ल के केस में सीपरी के अंदर जिस मुलजिम की तरफ से पैरवी हो रही थी, वकील साहब ने एक चश्मदीद गवाह से ये डिफेंस लिया कि जिस दिन आप कत्ल होना बताते हो उस दिन मेरा पक्षकार हरिद्वार में मौजूद था। दूसरे गवाह का बयान 3 महीने बाद हुआ। पुराना बयान वकील साहब ने शायद पढ़ा नहीं या नजरअंदाज कर दिया। उससे जिरेकल्ली की घटना दिनांक को मेरा पक्षकार कलकत्ते में था। चौथे गवाह से उनने पूछ मारा कि गांव में भागवत हो रही थी, वो भागवत में मौजूद थे। निश्चित तौर पर जब आप खुद निश्चित नहीं कि आपका डिफेंस क्या है, आप अपना डिफेंस बार बार बदल रहे हैं, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन का मेथड बताता है कि आप वो कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस हैं, इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एक छाप इस तरीके से रहना चाहिए कि मामला कितना भी गंभीर क्यों ना था, किंतु जो कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ वो कानून के दायरे में हुआ, शालीनता के वातावरण में हुआ और कहीं भारी आवाज से बोलने की आवश्यकता जज से लेकर वकील या गवाह को नहीं आई। विवाद अपमानजनक शब्दों को लेकर भी होता है। विवाद कई बार रनिंग कमेंट्री करने पर भी होती है। रनिंग कमेंट्री को अदालत कभी भी प्रोत्साहन नहीं देती। गवाह से प्रश्न है, प्रश्न का जो उत्तर है उस उत्तर को सही तरीके से लेखबद्ध किया जा रहा है या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार ये देखने को मिलता है कि गवाह बोला कुछ था और बाबू ने टाइप कुछ और किया। गवाह बोला कुछ था, शब्दों को परिवर्तित करके जज साहब ने टाइप कुछ और करा दिया। महत्वपूर्ण इसलिए है कि गवाह के कथन के बाद में एक लाइन लिखी जाती है, मेरे बोलने पर गवाह का कथन टाइप किया गया। अगर ऐसी स्थिति है तो गवाह का ही दायित्व नहीं है कि वो ये पढ़े कि जो बयान दिया था वो बयान टाइप हुआ है अथवा नहीं। वकील का भी दायित्व है कि वो ये देख ले कि वास्तव में जो कूट परीक्षण हुआ, जो बयान टाइप हुआ, ये बयान वो ही टाइप हुआ जो वास्तव में दिया गया। कई बार अज्ञानता बतौर गलत टाइप हो जाता है, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कई बार शब्द के लिखने में पूरी भावना बदल जाती है। एक रेड पार्टी ने एक जगह छापा मारा, रेड में डा शब्द को रेप शब्द टाइप कर दिया कि फलानी पार्टी ने रेप कर दिया। रेड कर दिया माने छापा मारा, रेप कर दिया माने बलात्कार कर दिया। नाम में अंतर होना, दिनांक में अंतर होना, समय में अंतर आ जाना, हर चीज को बारीकी से देखना भी हमारा दायित्व है। क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय अगर आप किसी विशेषज्ञ से क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फॉर द एग्जाम्पल डॉक्टर, और अगर आपको कोई टेक्स्ट बुक, कोई मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे अथेंटिक किताब के संबंध में कुछ पूछना है तो कानून ये कहता है कि उस किताब को अपने साथ रखें और उसको दिखा के पूछें कि ये स्थिति है, आप इससे सहमत हैं अथवा नहीं। निश्चित तौर पर क्रॉस एग्जामिनेशन ही मुकदमे की आधारशिला है। क्रॉस एग्जामिनेशन से ही वकील की योग्यता का पता चलता है और क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पर ही फैसले में उलट और पलट होती है। आपने एक अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन किया, नीचे से ट्रायल कोर्ट में सजा भले ही हुई, किंतु जब वो ही मुकदमा हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है और जब वो दोष मुक्ति उसमें मिलती है तो सही माने में एप्रिसिएशन जो कुछ होता है, साक्ष्य का मूल्यांकन,
वो सब मूल्यांकन तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पर ही होता है जो क्रॉस एग्जामिनेशन नीचे की अदालत में किया गया। कई बार अपीलेट कोर्ट में देखने को मिलता है, कोर्ट पूछती है ये नीचे सवाल क्यों नहीं पूछा, वकील साहब उत्तेजना में कहते हैं नीचे वकील मैं नहीं था। देखिए, वकील कोई भी हो, वकील की लापरवाही से अगर क्लाइंट को नुकसान होता है तो निश्चित तौर पर एक वकील क्लास भी बदनाम होती है, चाहे वो लापरवाही हो, अज्ञानता हो या किसी भी प्रकार की कमी। एक और चीज देखने को मिलती है, आए दिन छोटी अदालतों के अंदर माने मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अगर अपराध साधारण श्रेणी का है तो कूट परीक्षण करते समय न्यायालय वकील को एक चीज कहती है, वकील साहब 1-2 पैराग्राफ में क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो, लंबे क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं। और 302 का मामला हो तो फिर वो पूछने में कोई रोक नहीं लगा। मेरा नई युवा पीढ़ी के वकीलों से एक ही निवेदन है, मुकदमा होता है, मुकदमा कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। मुकदमा चाहे 302 का हो चाहे 323 का, चांटा मारने के मुकदमे में और कत्ल करने के मुकदमे में वकील की फीस में अंतर हो सकता है, किंतु अपराध में दोषी पाए जाने के पश्चात उस अपराधी के चरित्र पर, अपराधी के जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव अंतिम जीवन तक जुड़ा रहता है। इसलिए मुकदमे में लड़ते समय, क्रॉस एग्जामिन करते समय कभी इस बात को ध्यान में नहीं रखें कि मुकदमे में अपराध का स्वरूप बहुत छोटा है या हमको फीस कम मिली है। एक बार अगर आप वकील हो गए, आपका वकालतनामा लग गया, आपका नैतिक और वैध दायित्व है कि जितना अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन आप अपनी योग्यता, अनुभव के आधार पर कर सकते हैं वो अपने को करना चाहिए। दूसरा, अगर कुछ चीज में अज्ञानता है तो कभी भी अपने सहयोगी अभिभाषक या किसी भी व्यक्ति से पूछने में किसी प्रकार की लज्जा महसूस नहीं करनी चाहिए। लोग कई बार सोचते हैं कि अगर हम ये सवाल पूछेंगे या क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करना है इस संबंध में किसी सीनियर से पूछेंगे तो फिर वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। प्रारंभ में उतना बुरा नहीं सोचेगा, अगर गलत क्रॉस एग्जामिनेशन, गलत तरीके से पैरवी करेंगे तो निश्चित तौर पर बाद में अवश्य सोचेगा कि इस वकील ने वकील के कर्तव्य का, दायित्व का निर्वाह नहीं किया और इसकी लापरवाही से एक निर्दोष व्यक्ति, देखिए हमारा उद्देश्य क्रॉस एग्जामिनेशन में हर अपराधी को बचाना नहीं। वकील की आदत झूठ बोलना भी, वकील की आदत तो केवल इस बात की है कि कानूनी दायरे में तथ्यों को देखते हुए वो अपने पक्षकार को कूट परीक्षण के माध्यम से कितनी अधिक योग्यता के आधार पर उसके हित में लाभ दिला सकता है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय सारी तैयारी अगर अच्छे से है तो क्रॉस एग्जामिनेशन से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर डरेंगे तो निश्चित तौर पर एक लंबे समय तक का डर आपको जिंदगी भर का डर बना देगा। प्रयास कीजिए, छोटे मुकदमे से क्रॉस एग्जामिनेशन प्रारंभ कीजिए और छोटे गवाह से प्रारंभ, पहले सुनना प्रारंभ करें। जो भी वकील किसी भी अच्छे मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, बनस्पत इसके कि बार रूम में बैठकर गप्पें मार रहे हैं या समय व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं, मुकदमे को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ सीखने को मिलेगा और जो कुछ सीखने को मिलेगा वो भी निश्चित तौर पर हमारे लिए वर्तमान में और हमारे भविष्य के लिए हमको लाभदायक होगा। कोई आदमी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, मैं स्वयं कहता हूं और मेरी एक धारणा है, एवरी पर्सन इज ए टीचर हु कैन टीच अस एंड एवरी पर्सन इज ए लर्नर टिल डेथ। सीखना है, सीखने का मौका मिल रहा है, सीखने का एक नजरिया है, सीखने का एक अच्छा माध्यम है।
और उसके तहत अगर सीखने का मौका मिला तो निश्चित तौर पर ये हम सबके लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं स्वयं कहता हूं कि कॉलेजों में हमें कुछ सीखने को नहीं मिला। हमारे टाइम में उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में उतनी प्रचार प्रसार की सुविधा नहीं थी, ऐसी कोई संस्थाएं नहीं थी जैसे अधिवक्ता परिषद जो अभी वर्तमान में ये कार्य वकीलों के लिए या लॉ से जुड़े हुए लोगों के लिए कर रहा है। अगर ऐसी सुविधा हमें भी अपने कार्यकाल में मिली होती तो निश्चित तौर पर हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते। मैं हर व्यक्ति से ये कहता हूँ, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में किसी भी प्रकार की, न केवल मेरे से बल्कि मेरे जैसे साथियों से कभी भी कोई सहयोग की आवश्यकता होती है, कोई चर्चा करने की आवश्यकता होती है तो सभी और मैं भी मदद के लिए तैयार रहता हूं। अगर श्रोतागण में से किसी को भी किसी भी बिंदु पर न केवल अभी वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी आवश्यकता हो तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूं। उम्मीद है ऐसी सारगर्भित जानकारी से हम सभी जो दर्शक निगाह में अधिवक्ता या विधि की जानने वाले बैठे हुए वो लाभ अर्जित करेंगे। मेरा आज के मुख्य वक्ता से कुछ क्वेश्चन जो हमारे दर्शक निगाह से आए हैं उसको पूछना चाहूंगा। सर, व्हाट हैपन और रेमेडी डिफेंस लॉयर इफ पब्लिक व्हाट हैपन और रेमेडी डिफेंस लॉयर इफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर asked leading question in chief examination to prosecution witness without turn hostile the witness, even judge not stop PP? देखिए, आपका प्रश्न अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। दो स्थिति हमेशा ध्यान रखें। पहली स्थिति है कि आए दिन अदालतों में ये देखने को मिलता है कि अगर सरकारी वकील नहीं है तो न्यायाधीश महोदय खुद एग्जामिनेशन इन चीफ करा लेते। उस समय डिफेंस काउंसिल ना तो कोई आपत्ति करते क्योंकि उनको अपने अधिकार की जानकारी नहीं है, और अगर न्यायालय मुख्य परीक्षण कराती है, मैं खुद इसका मुक्त भोगी रहा, और स्थिति ये हुई कि न्यायालय ने एक सेशन ट्रायल में मर्डर केस में गवाह का मुख्य परीक्षण स्वयं करा दिया। ऊपर हेड नोट में लिख दिया मुख्य परीक्षण द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक। मैंने बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन किया, मैंने कहा सर इसमें ऊपर की लाइन हटा दीजिए और लिख दीजिए मुख्य परीक्षण द्वारा न्यायालय। बोले गुप्ता जी क्या अंतर पड़ता है? मैंने साहब योग्यता का अंतर है। अगर सरकारी वकील इतना ही योग्य होता तो सामने की सीट पे बैठता। आप ताज्जुब करेंगे, न्यायालय को वो पूरा बयान डिलीट करना, बयान हमारे सामने होगा। लॉ में लिखा है मुख्य परीक्षण कराते समय लॉ में चाहे मुख्य परीक्षण सरकारी वकील करा रहा हो या परिवाद में फरियादी का वकील करा रहा हो, मुख्य परीक्षण में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अब लीडिंग क्वेश्चन है क्या, इसकी अधिकांश वकीलों को जानकारी नहीं। लीडिंग क्वेश्चन के लिए काफी बड़ा रिसर्च वर्क है। अगर गवाह के मुंह में उत्तर घुसेड़ दिया है तो वो लीडिंग क्वेश्चन। सरकारी वकील पूछता है देखिए तुमने रामदास को भगवान दास का कत्ल करते हुए देखा? उसने उत्तर दे दिया हाँ, ये लीडिंग क्वेश्चन। सब कुछ है, केवल हाँ ना कर रहा है। लीडिंग क्वेश्चन अगर पूछा जाता है उसी समय आपत्ति करिए, आपत्ति का निराकरण कराइए। जज साहब आपत्ति अगर स्वीकार करने को तैयार नहीं है रिकॉर्ड पर लेने को, तो उसी समय कागज उठाकर एक आवेदन पत्र लिखकर दीजिए कि अभियोजन के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न लीडिंग है, इसको वैधानिक दृष्टि से नहीं पूछा जा सकता, इसलिए अभिलेख पे लीजिए। दूसरा और स्थिति है, प्रश्न पूछा कुछ और उत्तर लिखा दिया कुछ, तो इतनी हिम्मत रखिए। मेरी वकालत के शुरू के दिन थे, मैंने एक 3 हत्या के मामलों में
न्यायालय में 20 आवेदन पत्र इसी बात के एक गवाह के दौरान लगाए कि गवाह से सवाल ये पूछा गया, गवाह ने उत्तर ये दिया और जज साहब ने रिकॉर्ड पे उत्तर ये लिख दिया। जो उत्तर देगा वो ही लिखना पड़ेगा। तो आवेदन लिखने में झिझक मत करिए। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो तो अपने साथ कुछ कागज रखो। उसको अगर करोगे तो फिर जज भी समझता है कि इनको वैधानिक जानकारी है। कुछ केस लॉ भी अपने पास अपडेट रहना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन, ओमिशन, लीडिंग क्वेश्चन, जिसको तत्काल बताया जा सके। आमतौर पर अदालत क्या कहती है, वकील साहब आपको क्या कहना है, अभी बहस कर लो, अभी निराकरण कर देता हूं। अगर आपके पास केस लॉ लिखा होगा तो निश्चित तौर पे 5 मिनट में किताब पेश कर दोगे और सुनवाई। इसलिए डरना नहीं चाहिए। मुकदमा वकील का नहीं चल रहा। आपका अगर कार्रवाई में शालीनता है तो अब मानना का भी डर नहीं है। आमतौर पर लोग डरते हैं और लोग डरा देते हैं। ऊपर बैठा वाला डराता इस बात से है कि ये कंटेम्प्ट है, किंतु हकीकत कभी कंटेम्प्ट होती नहीं। तो मेरा निवेदन एक ही है, लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है उसी समय रोक, और अगर नहीं रोकोगे तो ये आपकी असफलता है। हाँ, ये अजय सिंह जी हैं। ये हाँ, अगर साक्षी 161 पुलिस कथन में कोई बात नहीं बोल पाया है और हाँ, साक्षी यह बात न्यायालय में अपने मुख्य परीक्षण में बोलता है तो फिर हम क्या करना चाहिए हमें, ये इस विषय पर कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, अगर किसी भी बिंदु पर किसी गवाह का 161 या 164 या मर्ग की जांच के दौरान किसी भी कथन में कोई तथ्य नहीं, तो सबसे पहले उस गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पूछना चाहिए कि इस घटना के बाद आपका पुलिस के दरोगा जी ने बयान लिया था, वो बयान लिखा गया था, दरोगा जी से आपकी कोई रंजिश नहीं थी। बयान लिखने के बाद आपने उन दरोगा जी के खिलाफ कहीं भी कोई शिकायत नहीं की कि मैंने ये बात बताई थी जो बात उनने नहीं लिखी। फिर उनसे पूछिए कि आज आपने अदालत में जो ये तथ्य बताया, ये बात आपने दरोगा जी को बयान देते समय बता दिया था क्या? वो बोलेगा मैंने बता दिया। फिर उससे वो बयान को जो है उसको प्रदर्शित करें, प्रदर्शित डी डालें, प्रदर्शित करके पूछें कि देखिए इस बयान में ये बात नहीं लिखी, आपको क्या कहना है। तब वो लीगली प्रूव्ड होगा। फिर जब वो अनुसंधान करता है तब उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में ध्यान रखें और ये बात अवश्य पूछें कि जो उसने बताया वो लिखा, ना कुछ जोड़ा ना कुछ छोड़ा, और ये चीज बताता तो आप अवश्य लिखते, आपको उसका फायदा मिल जाएगा। किंतु होता क्या है, होता बेसिकली ये है कि उस समय कॉन्ट्राडिक्शन ओमिशन पूछते ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन ओमिशन तैयार करके नहीं रखते, और जब दरोगा जी आता है तब भूल जाते हैं, तो फिर बाद में आर्गू करते हैं। तो फिर अदालत एक सवाल पूछती है, ये कॉन्ट्राडिक्शन ओमिशन है? आपने गवाह से पूछा, बोले साहब भूल गए। बोले दरोगा जी से पूछा, बोले साहब उस दिन फाइल नहीं थी। अपनी तैयारी अगर है तो निश्चित तौर पर आपको उसमें फायदा मिलेगा। और कोई जानकारी? एक एडवोकेट प्रभात पटेलिया हैं। सर आई हैव हाँ, वन क्वेश्चन। हाँ, ये एक अलग क्वेश्चन है प्रभात पटेलिया जी द्वारा। सर आई हैव वन क्वेश्चन इज दैट इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्टर which thing which we should not ask to witness। क्रॉस एग्जामिनेशन में डॉक्टर से हमें क्या नहीं पूछना चाहिए? देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पहले ये देखना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन के केस में डॉक्टर की एविडेंस क्या है। फॉर दी एग्जाम्पल, डॉक्टर साहब ने एक पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम में सबसे लास्ट में मोड ऑफ डेथ लिखी रहती है। आपके खिलाफ मुकदमा है हत्या का और डॉक्टर ने मोड ऑफ डेथ में लिख दिया सुसाइडल, मोड ऑफ डेथ में लिख दिया एक्सीडेंटल। तो जब तक होमिसाइडल नहीं प्रूव होगा तब तक तो एविडेंस आपके फेवर में। किंतु पूछने के लिए पूछ मारे कि डॉक्टर साहब ये होमिसाइडल हो सकता है क्या, और उनने लिख दिया कि हाँ हो सकता है, तो आपके अगेंस्ट चला गया। एक दूसरी चीज, आज मर्डर हुआ,
लाश आज मिली, डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम करने में ये लिख दिया कि जिस व्यक्ति का हमने पोस्टमार्टम किया उसकी डेथ 72 घंटे पहले की है, और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के मुताबिक वो व्यक्ति लास्ट सीन में हमारे साथ 24 घंटे पहले देखा गया। ये प्रोसिक्यूशन का केस है। प्रोसिक्यूशन कहता है 24 घंटे के अंदर मर्डर हुआ होगा, डॉक्टर कहता है 72 घंटे है, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो जिरे में ये नहीं पूछ लेना चाहिए कि 72 घंटे में 24 घंटे आते हैं कि नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ उनका है। माने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में किस चीज को कैसे देखेंगे ये जरूरी है। क्लाइंट को मत देखो कि क्लाइंट कहेगा वाह वकील साहब आपने डॉक्टर साहब से तो कुछ पूछा ही नहीं। अरे डॉक्टर बोला ही नहीं, बलात्कार का केस है, लोग आप पूछने लगते हैं जज। अगर कोई इंजरी नहीं है तो फिर हम काय के लिए पूछेंगे? हम तो आर्गू करेंगे ना कि लड़की कहती है मेरे को गाल पे काट लिया था, मेरे चोट का निशान था, डॉक्टर साहब कहते हैं कोई इंजरी नहीं है, तो मैं काय को क्रॉस एग्जामिनेशन करूं? ये चीज मटेरियल है, हर मुकदमे के फैक्ट्स पर निर्भर करेगा कि क्या पूछें और क्या नहीं। एक है ना भाभीजीत राठौर हैं, मैं अपर लोक अभियोजक हूँ, साक्षी पक्षद्रोही होने के बाद क्या क्या प्रश्न साक्षी से किए जाने चाहिए? कुछ उदाहरण अगर सर बताएं तो बताइए। देखिए, सरकारी वकील अगर किसी केस में किसी विटनेस को अगर लाया जाता है तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आमतौर पर अनुभव बताता है कि सरकारी वकील गवाह का बयान कराने के पहले गवाह से पूछ लेता है तुमने क्या देखा, उसको बताने की कोशिश करता है तेरा बयान क्या है, और जब वो कहता है मैंने कुछ नहीं देखा तो उसका बयान क्यों कराता है? अपने आप ये प्रतीत होता है कि अभियुक्त को कुछ लाभ पहुंचाना है। कई बार ये डर रहता है कि अगर हम बयान नहीं कराएंगे तो फरियादी शिकायत कर देगा, प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, आपने गवाह का बयान क्यों नहीं कराया। देखिए, अभियोजक हैं, अभियोजक का पूर्ण नैतिक दायित्व है। मैं भी एक विशेष अभियोजक एक बड़ा सेंसनल केस में रहा, रेप के केस में, गैंग रेप में। मेरे को किसका बयान कराना है नहीं कराना ये मेरा दायित्व है, मेरे पे पाबंदी नहीं है। किंतु अगर मैंने बयान कराया और क्रॉस एग्जामिनेशन में हॉस्टाइल हो, अब आप देखिए, अगर वो व्यक्ति गवाह किसी डॉक्यूमेंट का विटनेस है तो क्रॉस एग्जामिनेशन में लाइए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप किसी कोरे कागज पे दस्तखत नहीं करते, इस कागज पे जब आपने दस्तखत किए तो आपने इसको पढ़ लिया था, आप कहते हैं दरोगा जी ने जबरदस्ती दस्तखत करा दिए थे, आपने दरोगा जी की कहीं कोई शिकायत की एएसपी को किसी जगह, आज के पहले अदालत में कहीं कोई शिकायत की, सारे तथ्यों को लाइए ये बताने के लिए कि ये आदमी क्यों असत्य कथन कर रहा है। अब अगर आदमी कहता है कि मैं कोरे कागज पर दस्तखत नहीं करता, इसके माने कागज लिखा हुआ था, बिना पढ़े हुए दस्तखत नहीं करता तो माने कागज में कुछ चीज लिखी थी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो। अब सरकारी वकील देखिए, अगर अंगूठा लगाए और किसी एक केस में ऐसा गवाह है जो उसका अगर बयान कटा है अंगूठे के बाद भी, तो बयान से कन्फ्रंट करो, बयान को एग्जिबिट कराओ। सामान्य तौर पे पाठक जी, जो मेरे को 47 साल में देखने को मिला, अभियोजक जरूर हैं, चुनिंदा अभियोजकों को छोड़ दो, और ना मैं एक कहावत आमतौर पर कहता हूं, वो मरते दम तक कहता रहूंगा कि हम कुछ मुकदमों में वकील डिफेंस काउंसिल की वकालत इसलिए चल रही है कि प्रोसिक्यूशन कमजोर है, उसको जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं करता, नहीं तो परिणाम बदल जाए। अरे विटनेस को हॉस्टाइल होने के बाद भी उसके बयान पर कन्विक्शन हो सकती है, वो एक बिंदु पे हॉस्टाइल, उसकी एंटायर एविडेंस थ्रोन अप नहीं हो सकती। तो आपको 3 चीज बतानी है, ये गवाह का जो पहले बयान था किन परिस्थितियों में बयान पलटा, जिसने बयान लिखा उससे क्या इंटरेस्ट था कि इस व्यक्ति का अनावश्यक कथन लिख लिया जाए। आजकल तो गवाह के बयान पे गवाह का फोटो लगने लगा है। पहले लोग कहते थे हम थाने नहीं गए, दरोगा जी ने मन से बयान लिख लिया, भैया तेरा फोटो कहाँ से लग गया, तेरा आधार नंबर भी लिखा है, तेरा एड्रेस भी लिखा है, तुमको पता लग गया कि तुम इस केस में गवाह हो और तुमने कुछ नहीं देखा था तो तुमने शिकायत क्यों नहीं की। माने कंडक्ट किस तरीके का है ये बताएगा कि ये आदमी सच्चा है कि झूठा।
सर एक और क्वेश्चन आया है मनोज गुप्ता जी का, ये पूछ हाँ। रहे हैं कि सेशन क्रॉस के टाइम कोर्ट केस को यदि सीरियल से नहीं बुलाते, क्रॉस केस में विटनेस को सीरियल से नहीं बुलाते, एक केस में शाम को 6 बजे तक उसे बिठाले रखते हैं और एक केस में 11 बजे सुन लेती है, इसमें वकील क्या कर सकता है? डिफेंस और प्रोसिक्यूशन इसमें किसके लिए घाटा और किसके लिए फायदा है? ये दोनों चीजें देखिए, दो स्थिति है। किसी भी सेशन ट्रायल के अंदर जीपी, एजीपी या विशेष लोक अभियोजक जो हैं, ये अभियोजन की ओर से पैरवी कर, दो स्थिति देखने को मिलती हैं। एक स्थिति मिलती है कि कई बार न्यायाधीश टाइम पे नहीं बैठे, इसलिए साक्षी का कथन होने में विलंब हो रहा है। कई बार ये है कि एक ही कोर्ट में 4 मुकदमे गवाही के लिए लगे हैं। तो आम तौर पर गाइडलाइन इस बात की है कि जो मुलजिम ऑलरेडी जेल में, कस्टडी में हैं, जो मुकदमे हीनियस हैं, जिनमें गवाह की सेफ्टी का सवाल है, उनके कथन पहले कराने। कई बार ये देखने को मिलता है कि फरियादी का वकील है तो वो पिक एंड चूज करता है, टुकड़ों में एक एक गवाह लाता है। कई बार ये देखने को मिलता है कि मुलजिम का और फरियादी का राजीनामा हो गया तो डिफेंस काउंसिल विटनेस को भी किस्तों में छोड़ते हैं। आमतौर पे पाठक साहब एक चीज देखने को मिलेगी कि जिन केस में गवाह होस्टाइल हैं उसमें तो वकील साहब 11 बजे से खड़े हो जाते हैं, साहब जल्दी गवाह करा लो, गवाह बैठे। और जिन केस में गवाह बयान देने को बैठे हुए हैं उनमें वकील साहब की व्यस्तता और कोर्टों में दिखाई जाने लगती है, चाहे व्यस्त नहीं हो। तो सबसे बड़ी स्थिति है, अगर गवाह आया है, हर कोर्ट में सेशन ट्रायल में सामान्य तौर पे ये देखें कि जो कोर्ट मुंशी होता है वो सवेरे कोर्ट को ये जानकारी लाता है कि इस केस में जे गवाह मौजूद है, किस गवाह का बयान होना है, किसका नहीं होना है, इसके लिए कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता। सरकारी वकीलों को बड़ी गलतफहमी है कि अदालत कहेगा उस हिसाब से बयान होगा। नहीं, बयान के लिए आपको अपना ट्रायल प्रोग्राम देना पड़ता है। ट्रायल प्रोग्राम में लिखा रहता है कि किस दिन किस गवाह का बयान होगा। ट्रायल प्रोग्राम बनाने के लिए भी सरकारी वकील की बहुत बड़ी काबिलियत है कि किस गवाह का बयान पहले होना चाहिए और किसका बाद में होना चाहिए। बलात्कार का केस है, सबसे पहले उस महिला का बयान कराओ ना जिससे बलात्कार हुआ, वो ही नहीं बोल रही तो बाकी गवाही क्या माने रखे। 307 का केस है, जो इंजर्ड हुआ वो ही नहीं बोल रहा तो मुकदमे में फिर अहमियत क्या रहे। तो कई चीजें ऐसी हैं देखने लायक कि अगर सरकारी वकील उनको रखता है तो आप कोर्ट के नॉलेज में लाओ। साहब एक विटनेस बैठा हुआ है, 3 बार से लौट गया, विटनेस का बयान नहीं हो पा रहा, विटनेस को ग्वालियर से दूर जाना है, उसकी रेल या बस छूट जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पर न्यायालय प्राथमिकता के आधार पर उसका बयान देती। डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि अगर अदालत के अंदर कोई डॉक्टर गवाही देने आता है, पब्लिक सर्वेंट है, सारी चीजों को छोड़ के प्राथमिकता के आधार पर उसका बयान दीजिए। और उस बयान को लेने के बाद आप चूंकि कहना नहीं चाहोगे तो फिर सवाल ये उठता है कि अपन किसी और पर आरोप नहीं लगा सकते, कहना जरूर चाहिए। और अगर आप कहोगे तो बयान निश्चित तौर पर होगा। एक मेरा निजी प्रश्न है साहब कि एक एडवोकेट मास्टर होना ज्यादा अच्छा है या लर्नर? देखिए, मेरा एक कहना है, मास्टर तो अगर वो वकील है सही माने में तो टिल डेथ मास्टर नहीं, वो लर्नर है। और उसका बेस्ट टीचर कौन है मालूम? उसका बेस्ट टीचर है उसका क्लाइंट, क्योंकि वो सब कुछ बताता है कि अपराध कैसे घटित हुआ, अपराध करने में कहां गलती हो गई और मैं कहां पकड़ा गया। देखिए, जिस दिन अगर दिमाग में ये आ गई कि मेरे को सब कुछ आता है, पाठक साहब, निश्चित तौर पे वो उस वकील के लिए सुसाइड पॉइंट है। उसको कुछ नहीं आता, उसकी ईगो टकराती कि मेरे को सब कुछ आता है। मेरा तो कहना ये है, हम जब पैदा हुए थे तो हमें कुछ नहीं आता, और हम जब मरेंगे तब भी उतने कार्यकाल में हमने जितना सीख लिया वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि हमारी ब्रेन जो है, इसकी जो मेमोरी है वो किसी लैपटॉप मोबाइल की जीबी जैसी लिमिटेड नहीं है
ये अनलिमिटेड है। इसमें जितना ज्ञान को आप अर्जित कर सकती हो, जिस माध्यम से कर सकती हो, वो तो लर्नर इज द बेस्ट। देखिए, लर्नर में हर चीज क्षमा योग्य है, और यहां मास्टर बनोगे तो मां हर वैल्यूएशन में गलती। काय के मास्टर है, हर दिन हर चीज में परिवर्तन है, हर परिवर्तन को सीखने के लिए भी तो लर्नर है। अरे ये बात एक अलग है कि हमारा ड्राइविंग का लर्निंग लाइसेंस नहीं है, किंतु लर्निंग की एक अवधि हमने पूरी कर ली, तो हम लर्निंग के बाद में सुपर लर्निंग लाइसेंस पे तो जिंदगी बिता रहे। किंतु हम ये कहें कि हम तो अब एक्सपर्ट हो गए, नई गाड़ी आएगी, नया ब्रेक आएगा, नया क्लच आएगा, नया स्टीयरिंग आएगा, तो हम तो उसके लिए लर्नर हैं। नया एक्ट बनेगा, नया क्लाइंट आएगा, नया जुर्म होगा, नया तरीका होगा, तो लर्नर तो मैं ही नहीं हूं। जो सामने डाइस पे बैठता है, अगर वो अपने दिल पे हाथ रखे तो वास्तव में वो भी सुपर लर्नर है। उसको सिखाने वाले तो वकील ही, वही वकील सब बताते हैं कि साहब ये लॉ है, उसको तो मूल्यांकन करना है कि ए सही बोल रहा है कि बी सही बोल रहा है। बाकी तो सारी मेहनत जो कुछ है वो तो नीचे उन लर्नर की है जो लेके आती हैं। इसीलिए अब वो परंपरा नहीं है। पहले जब वकालत में आया था तो अधिकांश से मामलों में अदालत बार को सूचित करती थी कि इस पॉइंट पे हम इन 4-5 सीनियर वकीलों को एमिकस क्यूरी बनाते हैं, आप आके न्यायालय की मदद करिए, इस बिंदु पे कितना लॉ, इंग्लिश लॉ है, इंडियन लॉ है, वो हमको बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें। दूसरा एक प्रोविजन था, अभी भी लॉ में है, रेफरेंस। आज एक अदालत के सामने एक बिंदु पे 2 जजमेंट आ जाएं, दोनों डीबी के जजमेंट हैं, या जिस बिंदु पे कोई जजमेंट ही नहीं है, अब अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो वो जज हाई कोर्ट को रेफरेंस कर सकता है कि साहब मेरे को इसमें स्थिति स्पष्ट करने के लिए बताएं। किंतु कितने रेफरेंस होते हैं पाठक साहब, आपने अपने जीवन में देखे? आदमी डरता है, रेफरेंस करूंगा तो ऊपर वाला सोचेगा इसको कुछ नहीं आता, ये कुर्सी पे क्यों बैठा है। तो सही चीज है कि उसके लिए कलेजा, और ये कहने के लिए भी कलेजा चाहिए कि हम तो लर्नर। मैं तो खुद मान के चलता हूं कि मैं एक लर्नर अपने उन सभी लर्नरों के साथ जुड़ा हुआ हूं। उनमें कई ऐसे भी होंगे जिनको मेरे से अच्छा तजुर्बा है, किंतु मैं फिर भी सीखूंगा। जब भी जो मिलता है, जो बताता है, हमको तो सीखने को मिलेगा, सीखेंगे। आपका जो ये प्रयास है इस माध्यम से, ये भी आप खुद महसूस कर रहे हो कि सब आदमी लर्नर हैं। अगर सभी मास्टर हो गए होते तो पाठक साहब, अधिवक्ता परिषद ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू करने की जरूरत नहीं करता। धन्यवाद भाई साहब। आज के आभार, इस कार्यक्रम के आभार के लिए मैं हमारे बीच अधिवक्ता श्री मान सिंह जादौन जी को आमंत्रित करूंगा, जो उपाध्यक्ष हैं हमारे प्रांत के, मध्य भारत प्रांत के। श्री मान सिंह जादौन जी आभार व्यक्त करेंगे इस कार्यक्रम का। धन्यवाद संचालक मधुर राम पाठक जी। सभी को नमस्कार। मैं मान सिंह जादौन, अधिवक्ता, उपाध्यक्ष अधिवक्ता परिषद मध्य भारत प्रांत, सभी को नमस्कार कर रहा हूं। आज का उद्बोधन इतना सारगर्भित, ज्ञानवर्धक रहा कि हम सभी अभिभाषकों को, बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक है। मैं आदरणीय मुकेश गुप्ता साहब का आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि मैंने आग्रह किया, और मुकेश गुप्ता साहब से मेरा लगभग 1983 से 2002 तक 22 वर्ष, लगभग 22 वर्ष से श्री जेपी गुप्ता साहब की ऑफिस में साथ रहे हैं, बहुत सानिध्य रहा है और बड़ा स्नेह करते हैं। श्री मुकेश गुप्ता साहब मधुरभाषी, हंसमुख, प्रखर वक्ता, श्रेष्ठ ज्ञाता, मिलनसार, समाजसेवी, अभिभाषकों के हितों में तत्पर काम करने वाले हैं। और मेरा जब भी आपसे संपर्क रहा है और जब भी बातचीत होती है तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी वरिष्ठ और सीनियर अभिभाषक से बात कर रहा हूं।
हमेशा बिल्कुल बच्चे की तरह और भाई की तरह उन्होंने ट्रीट करते हैं, और न केवल मुझे बल्कि हर व्यक्ति से उनका यही व्यवहार रहता है। अब मैं अधिवक्ता परिषद के बारे में बताना चाहूँगा कि अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में 4 प्रांत हैं। चारों प्रांतों को एक क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र के महामंत्री हैं श्री दीपेंद्र जी कुशवाहा। इनके सफल सहयोग से एवं मार्गदर्शन में ये अधिवक्ता परिषद लंबे समय से स्टडी सर्कल का आयोजन कर रही है। पहले जिस समय लॉकडाउन नहीं था तो महीने में एक बार न्यायालय परिसर में ही, हाईकोर्ट में और जिला न्यायालय में भी महीने में एक बार यही स्टडी सर्कल होता है। इसमें सभी लोग मिलके और आदरणीय श्री दीपेंद्र जी के सहयोग से ये ऐसे वक्ता का चयन करते हैं जिससे श्रोतागण उस सुनने के लिए आकर्षित हों। तो ये देखा गया है कि ये जो वक्ता का चयन करते हैं, ये वक्ता नॉर्मली इतने अपने विषय में इतने विद्वान होते हैं कि उनके सुनने के लिए हम सभी आकर्षित रहते हैं और आतुलित रहते हैं। तो यहाँ अभी तक लोग, अब जो अधिवक्ता परिषद जो स्टडी सर्कल का आयोजन करती थी, वर्तमान में कोविड-19 के कारण अब नहीं हो पा रहा है। तो आदरणीय दीपेंद्र जी ने ये के प्रयास से ऑनलाइन स्टडी सर्कल का आयोजन किया जा रहा है। ये ऑनलाइन जो स्टडी सर्कल का आयोजन है वो इतना सारगर्भित है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना लाभदायक है हम सभी को कि इसमें बड़े काम न होते हुए भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसमें एक श्रवण करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, हम सब जो सुन रहे हैं उनको तो ज्ञानवर्धक है ही, जो नहीं सुन पाए हैं वो भी YouTube चैनल पे अभी तक की जितनी श्रृंखला में व्याख्यानमाला हुई हैं, जैसे व्याख्यानमाला में आपको कई न्यायमूर्ति गणों के हुए हैं, जैसे श्री IK श्रीवास्तव साहब के, न्यायमूर्ति श्री KK त्रिवेदी साहब, न्यायमूर्ति श्री KK लाहौटी साहब, न्यायमूर्ति श्री AK श्रीवास्तव साहब, न्यायमूर्ति श्री निशीत मोदी साहब, न्यायमूर्ति श्री VS कोकजे साहब, न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब, और न्यायमूर्ति श्री अहलूवालिया साहब के, ये न्यायमूर्तियों के साथ में कई डीजे और एडीजों के भी जो विशेष विशेषज्ञ हैं उनके भी व्याख्यानमाला में उद्बोधन हुए हैं। इसके अतिरिक्त सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तथा किसी विशेष के विशेषज्ञ अभिभाषकों से, समाज के एवं संगठनों के प्रमुख वक्ताओं से भी या स्टडी सर्कल में उनको आहूत करके और व्याख्यानमाला में सम्मिलित किया गया है। तो ये इस तरह से ये ज्ञान अर्जन सबको हो रहा है। और जो भौतिक रूप से स्टडी सर्कल होता था और आज जो स्टडी सर्कल हो रहा है उसमें काफी जमीन आसमान का अंतर है। ये इतना और गुणकारी है, वो और इतना लाभकारी है कि जो चीज अपन ने आज जैसे मुकेश गुप्ता साहब से सुनी, बहुत ही सारगर्भित है, इसको भविष्य में भी अपन जब भी सुनना चाहें YouTube चैनल के मार्फत से, जो हजारों की संख्या में व्यक्ति आज भी जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, वो भविष्य में भी देख सकेंगे। तो इसलिए ये जो स्टडी सर्कल जो ऑनलाइन हो रहा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप माननीय मुकेश गुप्ता साहब, जिनका इतना उद्बोधन, कई अछूते शब्द जो गागर में सागर भरा है, थोड़े से समय में ही आपने बहुत सारगर्भित और ज्ञानवर्धक बिंदुओं को अपना उद्बोधन दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री दीपेंद्र जी, जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, जिनके प्रयास से ये आयोजन सफल हो रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रांत के
अध्यक्ष श्री बीरेंद्र पाल जी, प्रांत की महामंत्री श्री रविंद्र सिंह कुशवाहा साहब, प्रांत के अन्य अधिकारीगण डीएम पटेल साहब, शैलेंद्र कुशवाहा साहब, कौशल सिंह जी तथा जिला एवं हाई कोर्ट इकाई के अध्यक्ष श्री विवेक जैन साहब, श्री अरुण शर्मा साहब, महामंत्री श्री एपी सिंह साहब, एपीएस तोमर और मोहित शिवरे जी, इन सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम हो पा रहा है और इन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सारे श्रोताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके और इसमें श्रवण किया। और सबसे मेरा ये आग्रह है कि जैसा कि मोहित जी ने भी शुरू में आग्रह किया था कि इसको शेयर करें जिससे कि अन्य अधिक से अधिक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। मैं माननीय मुकेश गुप्ता साहब का पुनः आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके और हम